हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 12 का वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं। अध्याय 12 जिसका नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसका हम लोग वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 5 के जो भी महत्वपूर्ण प्रमेय बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं। तो देखिए ना बच्चे, स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं कहते किसको हैं? तो देखिए नाम में छुपा हुआ है स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छू करके जाने वाली रेखाएं। तो बताइए, जैसे कि ये देखिए ना, जैसे कि इसको देखिए, अब बना हुआ है तो मैं क्या ही बनाऊं। देखिए इसमें ना मैं बोलूँगा ना कि क्या जो ये रेखा पी है, क्या ये रेखा पी वृत्त को छू करके जा रही है? तो बोलोगे सर नहीं, तो पी तो स्पर्श रेखाएं नहीं है। अब बोलोगे सर क्या ये एन 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 इस वृत्त को छू करके जा रही है? तो बोलोगे हाँ सर ये छू करके जा रही है। देखिए एक बिंदु पर ये छू करके जा रही है, तो ये क्या है बच्चे? स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है ये? स्पर्श रेखाएं हैं। तो ऐसी रेखाएं जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर छू करके जाती है, उनको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखाएं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाएं। तो सर जो दो बिंदुओं से छू करके जाती है या जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, उनको कौन सी रेखाएं बोलते हैं? तो बच्चे जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उन्हें हम लोग छेदक रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसको बोलते हैं छेदक रेखाएं। तो बच्चे, तो एल तो मैंने बोल दिया कि एल तो छेदक रेखा है, तो क्या एम भी छेदक रेखा है क्या? तो बच्चे बोलोगे कि हाँ सर एम भी छेदक रेखा है। क्यों सर एम छेदक रेखा है? क्योंकि ये एक क्या क्या कर रही है? वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो हमने सीखा कि ना वृत्त को ऐसी रेखाएं जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदुओं से छू करके जाए या स्पर्श करते हुए जाए उसे कहते हैं स्पर्श रेखाएं। और ऐसी रेखाएं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए जाती है, वैसी रेखाओं को हम लोग छेदक रेखाएं कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया कि एल और एम दोनों है छेदक रेखाएं और एन क्या है बच्चे? स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है परिभाषा दिया हुआ है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा है। तो ये क्या है बच्चे? स्पर्श रेखा है। ये क्या है बच्चे? स्पर्श रेखा है। ठीक है ना। अब छेदक रेखा का क्या हो जाएगा? तो बोलोगे किसी वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुई जाती है। समझ में आ गया? तो ये बच्चे आप इसका परिभाषा बोल दोगे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए प्रमेय नंबर 11 है। इसके बाद प्रमेय नंबर क्या है? 11 है। ये बच्चे, ये एग्जाम में इसको सिद्ध करने के लिए तो आएगा नहीं, लेकिन याद रखिए इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में इस प्रमेय का बहुत 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 बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये है क्या? तो वृत्त की स्पर्श रेखा, ये क्या है? कथन है। ये क्या है? कथन है। यहाँ पर बोलो कथन। ठीक है, तो बोलोगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। मतलब कि देखिए वृत्त पर ये गई स्पर्श रेखा, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। ये क्या है बच्चे? एक वृत्त है। ठीक है ना। एक और ऐसे करके मान लिया कि ये भी एक वृत्त है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि एक बिंदु पर छूते हुए गई है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से, ये देखिए स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु, देखिए इस बिंदु को बोलेंगे हम लोग स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। तो समझ में ये आया कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? लंबवत होती है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है, ऐसे गया है, ये स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है? ये क्या है?
त्रिज्या है तो ये क्या होगी, लंबवत होगी। समझ में आ गया। तो याद रखिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर यहाँ छूट गया, त्रिज्या पर लंब होती है, पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है बच्चे, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम लोग समझ लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय नंबर 12 को समझते हैं। प्रमेय नंबर 12 से भी समझने के पहले ना तो हम लोग देखिए ना इसको समझते हैं, क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखिए बच्चे कि ना मैं कहता हूँ 3 कंडीशन बनाता हूँ, 3 कंडीशन, ठीक है। तो पहला ये हो गया, ये वृत्त है। दूसरा ये हो गया, ये भी एक वृत्त है। और तीसरा ये हो गया, ये भी क्या है, एक वृत्त है। मैंने बोल दिया कि एक बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है, यहाँ पर है बिंदु। तो बताओ इस बिंदु से तुम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो बोलोगे कि सर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए एक स्पर्श रेखा ये खींच देंगे और यहाँ से ऐसे करते हुए एक स्पर्श रेखा ये खींच देंगे। तो देखिए, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वृत्त के बाह्य बिंदु से हो गया। अब वृत्त पर मान लो कोई बिंदु स्थित है, वृत्त पर ही कोई बिंदु स्थित है। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो बोलोगे सर इस बिंदु से केवल और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है, केवल और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है। अब तो कोई बिंदु मान लो कि वृत्त के अंदर है, तो बताओ इस बिंदु से तुम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो बोलोगे सर इस बिंदु से अगर मैं रेखा खींचना भी चाहूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो तो छेदक रेखा कहलाएगा, क्योंकि छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श रेखा तो कोई खींच नहीं सकते हैं। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उससे आप 0 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, 0 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। समझ में आ गया। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं, अगर कोई बिंदु वृत्त पर ही है तो उससे 1 स्पर्श रेखाएं, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। समझ में आ गया। तो बच्चे याद यही रखना है। और बच्चे एक चीज़ और अभी पप्पा पढ़ेंगे आगे चल के, जो कि प्रमेय नंबर 12 है। प्रमेय नंबर 12 को मैं यहाँ पर बता दूं, प्रमेय नंबर 12 क्या बोलता है। प्रमेय नंबर 12 ये बोलता है कि देखिएगा, अगर आपको शो हो जाए तो हाँ, तो प्रमेय नंबर 12 ये बोलता है कि ना, अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हो, तो मान लो कि ये O है, ये A है और ये B है। तो याद रखो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। मतलब कि OA की लंबाई OB के बराबर होगी, OA की लंबाई OB के बराबर होगी, OA की लंबाई OB के बराबर होगी। और यही क्या करना है बच्चे, हम लोग को प्रमेय 12 में सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय 12 को समझते हैं और कैसे सिद्ध करेंगे वो बताता हूँ आप लोगों को। तो बच्चे देखिए ना, यहाँ पर प्रमेय 12 क्या बोला जा रहा है। तो प्रमेय 12 बोला जा रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का दे देंगे त्रिज्या, एक केंद्र क्या है, O है। यहाँ पर एक बाह्य बिंदु लेंगे, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, तो देखिए, तो इसमें बोला यही जा रहा है ना कि बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं आप खींचेंगे ना, तो इन दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। ये सिद्ध करना है। तो हम लोग को क्या ज्ञात है, तो हम लोग को दिया है कि AP और AQ। तो पहले हम लोग बोलेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है। बच्चे ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, 2023 में आ चुका है। तो आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो बोलोगे कि ना, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AP और AQ बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा खंड है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AP की लंबाई AQ के लंबाई के बराबर होगी, सिद्ध करना है। अब देखिए ना, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ ना कि जब भी वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं वाला जो ये चैप्टर है ना, अध्याय है ना, इस अध्याय में हम लोग 2 त्रिभुज को क्या कहते हैं, सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज तो बना नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर करेंगे रचना। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रचना करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि रचना, वृत्त के केंद्र O से P, A तथा Q को
मिलाया। अब हम जब जैसे जैसे ही मिलाए तो हमें पता ये चल गया कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। दो त्रिभुज बन गए तो बोलोगे उपपत्ति, क्या बोलोगे उपपत्ति, तो बोलोगे कि त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OQA में। अब देखिए ना, जब भी सर्वांगसम सिद्ध करना हो ना तो हम लोग तीन चीज़ों को बराबर बराबर करने की कोशिश करते हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या तीन चीज़ बराबर है। तो मैं इसको कलर कर रहा हूँ ना, कलर कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए ना। देखिए ना, मैंने ना इस त्रिभुज को ऐसा कलर कर दिया। बच्चे देखिए, कलर करने से ना फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है, जब आप कलर करके बनाओगे ना तो पता चलेगा आपको कि फ़ायदा क्या है। ऐसे मेरे मेरे बोलने से आपको लगेगा कि अरे सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे कलर करोगे तो पता ही चलेगा ना कि जैसे देखो, जैसे ही आप कलर करोगे तो पता ही चला कि सर यहाँ पर आप दो दो बार कलर किए। बच्चे दो दो बार कलर इसलिए क्या किया, क्योंकि मैं एक बार ये त्रिभुज लिया हूँ और ये त्रिभुज लिया हूँ, तो मुझे पता ही चला कि कलर दो बार किया हूँ। इसका मतलब कि ये वाला OA भुजा इस त्रिभुज में भी है और OA भुजा इस त्रिभुज में भी है। और जब दोनों भुजाएं जब एक ही भुजा दो दो त्रिभुज में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजाएं। दूसरा चीज क्या क्या इक्वल है, तो हम बोलेंगे सर इस त्रिभुज में ना OP त्रिज्या है और इस त्रिभुज में OQ त्रिज्या है। हाँ बच्चे सही बोल रहे हो, इस त्रिभुज में OP और इस त्रिभुज का OQ दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो बोलोगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, आगे क्या है बच्चे, ये पहला तो बता दिए कि ये इक्वल है इसी के, OP इक्वल है OQ के। अब देखिए ना बच्चे, प्रमेय 11 पढ़े थे। प्रमेय 11 क्या पढ़े थे सर, तो प्रमेय 11 ये पढ़े थे ना कि ना वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है, तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, लंब होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोण OPA बराबर है कोण OQA बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, यहाँ पर लिखोगे ना, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब देखिए तीन चीज बराबर बराबर कर दिए, तो अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OQA के। अब कौन सा रूल लगा यहाँ पर सर्वांगसम का, तो बच्चे देखिए, हम लोगों ने एक समकोण को किया कि समकोण के बारे में बताया, मतलब कि 90 अंश के बारे में बताया। समकोण के सामने होता है कर्ण, हम लोगों ने कर्ण के बारे में बताया कि कर्ण क्या है। और एक हम लोगों ने बताया भुजा के बारे में, किसके बारे में बताया, भुजा के बारे में। तो हम लोग बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चे, सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चे, सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए हैं तो अब मैं क्या क्या करूंगा, सर्वांगसम हो गया मतलब कि अब मैं इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा। इस त्रिभुज को ऐसे उठाया, इसके ऊपर रखा, तो जब मैं रखा तो पता ये चला कि ये वाला भुजा इसके ऊपर आ गया, ये वाला भुजा इसके ऊपर आ गया और ये वाला भुजा इसी के ऊपर आ गया। तो पता ये चला कि AP भुजा AQ भुजा के ऊपर आ गई, मतलब कि इसीलिए AP बराबर हो गया AQ के। तो ये होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AP AQ के बराबर आ गया और यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, तो यही क्या हो जाएगा, सिद्ध हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो अगर समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो क्या करिए आप इसको फिर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से बताने की, बहुत ही ईजी तरीके से बताने का मैंने कोशिश किया है। तो ये यहाँ पर आई थिंक प्रमेय 12 हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। अब देखिए बच्चे, अब है उदाहरण नंबर 18वां क्या बोला जा रहा है, इम्पॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं बता रहा हूँ। दी गई आकृति 73 में PQR एक वृत्त के
बाह्य बिंदु है। तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु कौन कौन है बच्चे? P है, Q है और R है, बाह्य बिंदु है, जिसका केंद्र O है। ठीक है भाई, O है। स्पर्श रेखा PA, QB तथा RC की लंबाइयाँ, तो PA की लंबाई 3 है, PA की लंबाई 3 है, QB की लंबाई 4 है, QB की लंबाई 4 है तथा RC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कि त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात करना है। बच्चे परिमाप होता क्या है? तो परिमाप होता है सभी भुजाओं के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। सभी भुजाओं के योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, इसका परिमाप निकालेंगे कैसे? तो इसका परिमाप निकालने के लिए आपको ना मैंने अभी बताया है कि आप अभी पहले ये समझिए कि ना, जैसे कि इसको भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ है भी, यहाँ पर कुछ है भी। तो यहाँ पर ये वृत्त था, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो ये स्पर्श रेखा खींचा गया है ना, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर को होगा बच्चे। क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से इस खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? समान होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको देखिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर खींचा गया है स्पर्श रेखा, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से ये 4 सेंटीमीटर, तो बच्चे ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चे यही यहाँ पर करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा बच्चे? 4 सेंटीमीटर होगा। तो पहले बोलोगे, तो यहाँ पर मैं बना नहीं, मतलब लिख नहीं रहा हूँ, तो बोलोगे कि चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं बच्चे? बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती है। तो अब बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं बराबर होती है। पहले यहाँ पर लिखोगे ना, यहाँ पर बराबर होती है, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, पूरा कथन लिखोगे, उसके बाद बोलोगे कि इसलिए PA बराबर PC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोलोगे QB बराबर QA बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर बोलोगे RC बराबर RB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम लोग बोलेंगे हमको क्या निकालना है? त्रिभुज PQR का परिमाप निकालना। तो बोलोगे इसलिए त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर परिमाप क्या हो जाएगा बच्चे? तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब कि PQ का योग धन QR का योग और धन RP का योग। अब यहाँ देखिएगा PQ बना हुआ है बच्चे PA धन QA को जोड़ करके, मतलब कि PA और QA को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? PQ बन जाएगा। PA धन QA को जोड़ने से बना है। धन QR बच्चे QB और RB को जोड़ने से बना है। QB में अगर मैं RB जोड़ दूंगा तो QR बना है, QB में RB को जोड़ने से। धन RP बना है RC में PC को जोड़ने से, RC में PC को जोड़ने से बना है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि PA का मान देखो ना, PA कितना है? 3 है। QA कितना है? 4 है। QB कितना है? 4 है। QB हो गया। RB कितना है? 5 है। RC कितना है? 5 है। PC कितना है? 3 है। तो पता ही चला 5 5 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 3 30, 17 3 20, 20 और 4 24। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और यही क्या आ गया? आपका प्यारा सा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण नंबर 18वां ख़त्म। तो मेरे ख्याल से आपको उदाहरण नंबर 18 समझ में आया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए अब इसके बाद है प्रमेय नंबर 13। क्या है? प्रमेय नंबर
13 13 क्या है बच्चे, 13 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। कथन है, यदि पी ए बी एक वृत्त की छेदक रेखा है, पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है, तो सिद्ध करना है कि पी ए पी बी के बराबर होता है, सॉरी पी ए गुणे पी बी बराबर होगा पी टी का घात 2 के। तो बच्चे देखिए ना, बहुत आसान है, ये है बहुत आसान, लेकिन ये ना इसमें ना इतना घुमा फिरा के बताया रहता है ना कि ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए इसमें 3 बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, कितनी बार, 3 बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, कितनी बार, 3 बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। सर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का घात 2 बराबर होता है लंब का घात 2 धन आधार का घात 2 के बराबर होता है। कर्ण का घात 2 बराबर होता है लंब का घात 2 धन आधार के घात के बराबर होता है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है बच्चे, O है, तो मैं बोलूँगा कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, और पी टी एक स्पर्श रेखाखंड है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा यहाँ पर लिख देंगे, दिया है हमें, ठीक है। दूसरा सिद्ध करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है। तीसरा रचना यहाँ पर करना है, रचना यहाँ पर करना क्या है, केंद्र ओ से जीवा पर क्या किया, एक लंब डाला, जीवा पर क्या क्या किया, लंब डाला। तो यहाँ पर लिखा गया है ए बी पर लंब ओ एल खींचा, ए बी पर लंब ओ एल खींचा, तथा ओ पी ओ ए तथा ओ टी को मिलाया, ओ पी ओ ए तथा ओ टी को मिलाया, ठीक है। उपपत्ति देखिए, अब उपपत्ति समझिए कैसे करेंगे उपपत्ति। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ ज़रा थोड़ा समझिएगा, या तो काटिए मत, यहाँ पर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वही समझ लीजिए। जो बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा बायां पक्ष, क्या लूँगा यहाँ पर, बायां पक्ष क्या है बच्चे, बायां पक्ष है पी ए गुणे पी बी है। अब देखिए यहाँ से समझिए ना कि पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पी ए को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, मैं लिया बायां पक्ष, फिर मैं बराबर का चिन्ह को यहाँ दे दिया। मैं पी ए को क्या लिख सकता हूँ, पी ए को, तो मैं बोलूँगा ना कि पी ए को मैं पी एल में से ए एल को घटाने पर जितना आएगा उतना लिख सकता हूँ। मतलब कि अब पी ए को मैं जितना पी एल है उसमें से ए एल को घटा दूंगा, पी एल में से इतना को घटा दूंगा तो पी ए आ जाएगा, इतने बड़े में से इतने छोटे को घटा दूंगा तो इतना आ जाएगा ना, पी एल में से ए एल को घटा दूंगा तो पी ए आ जाएगा। तो पी एल में से ए एल को घटाने पर क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, पी एल में से ए एल को घटाने पर पी ए आ जाएगा, गुणे पी बी है, क्या है, पी बी है। तो पी बी कैसे आएगा, तो मैं बोलूँगा कि पी एल में अगर मैं एल बी जोड़ दूँगा, पी एल में अगर मैं एल बी जोड़ दूँगा तो पी बी आ जाएगा, पी एल में अगर मैं इतना एल बी जोड़ दूँगा तो पी बी आ जाएगा। तो मैं बोला कि पी एल में अगर मैं एल बी जोड़ दिया तो पी बी आ गया, ठीक है। अब देखिए पी एल माइनस ए एल गुणे पी बी धन एल बी। देखिए बच्चे याद रखिए, जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि जितना एल ए होगा उतना ही एल बी होगा। तो एल बी की जगह मैं एल ए लिख सकता हूँ ना, जितना एल बी होगा उतना ही एल ए होगा। तो एल बी की जगह मैं क्या लिख दिया, एल ए लिख दिया या फिर ए एल लिख दिया। एल बी बोलो, सॉरी एल ए बोलो या ए एल बोलो, एल बी बोलो या फिर एल बी बोलो या फिर एल ए बोलो या फिर ए एल बोलो, सभी सेम है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बोलोगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जैसा इसमें लिखा गया है ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर ब्रैकेट में ये चीज़ को लिखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, अब आगे ना आगे समझिएगा बच्चे। चूंकि एक फॉर्मूला होता है, बोलोगे कि चूंकि ए माइनस बी कोष्टक में ए धन बी, ये सूत्र होता है ए का घात 2 माइनस बी का घात 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है बच्चे पी एल, बी की जगह क्या है बच्चे ए एल, फिर यहाँ पर ए की जगह क्या है बच्चे पी एल, बी की जगह क्या है बच्चे ए एल। तो ए की जगह पी एल है तो ए की जगह पी एल लिख दो, तो पी एल का घात 2 माइनस बी की जगह क्या है ए एल है तो ए एल का घात 2। ठीक है, तो बोलोगे कि चूंकि ये सूत्र होता है, चूंकि ये सूत्र होता है इसलिए पी एल का पी एल माइनस ए एल गुणे पी एल धन ए एल क्या होगा बच्चे पी एल का घात 2 माइनस ए एल का घात 2 होगा। और ये जो यहाँ पर लिखा हूँ, जो ये चीज़ लिखा हूँ उसको यहाँ पर आप लोग लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चे पी एल माइनस ए एल तो लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग लगाना चालू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक बार लिख दीजिए वो भी। तो पाइथागोरस प्रमेय भी मैं क्या कहता हूँ लिख देता हूँ एक बार। तो अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर कोई क्या है समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो याद रखिए बताया था ना बच्चे, समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको बोल लो आप लोग लंब और इसको बोल लो आप लोग भुजा। ये क्या है लंब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लंब। ठीक है, तो हम लोग को पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का घात 2 ये बराबर होता है लंब का घात 2 धन आधार का घात 2 के। यहाँ पर मैं भुजा लिख दिया हूँ गलती से, यहाँ पर आधार होता है, क्या होता है आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का घात 2 ये बराबर होता है लंब का घात 2 धन आधार के घात 2 के क्या होता है ये बराबर होता है। तो देखिए ना अब समझिएगा ना, कुछ समझाया जा रहा है तो यहाँ पर आप इतना समझिएगा। देखिए पहला बार में समझिएगा, पहला बार में ये बताया जा रहा है, इसको समझिएगा कि पहला बार में मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ ना, तो आप लोगों को बुक में ही दिख जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो देखिए तो इसे समझने के लिए पहले आप त्रिभुज लेंगे ए एल ओ में, क्या लेंगे त्रिभुज ए एल ओ में, तो बोलोगे कि इस त्रिभुज में, तो ये कुछ ऐसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए एल ओ, यहाँ पर ये लंब है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है बच्चे ये तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये। तो बोलोगे कि कर्ण का घात 2, कर्ण का घात 2 मतलब कि ओ ए का घात 2 ये बराबर होगा लंब ओ एल का घात 2 धन आधार आधार ए एल का घात 2। तो मैं क्या किया, मैं ओ ए को यहीं पर छोड़ दिया। अब देखिए क्या कर रहा हूँ बच्चे, अब मैंने क्या कर रहा हूँ ए एल को सॉरी ओ एल को यहाँ से उठा करके इधर लेकर के आ गया। तो यहाँ पर प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में, और यहाँ ए एल का स्क्वायर। तो ए एल का घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ ओ ए का घात 2 माइनस ओ एल का घात 2। तो मैं यहाँ क्या किया पी एल का घात 2 था माइनस ए एल का घात 2 को क्या लिख दूंगा मैं ओ ए का घात 2 माइनस ओ एल का घात 2। इतना लिखने के बाद मैं बोलूँगा कि अभी एक बार मैंने बस एक बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया है, अभी 2 बार और यूज़ करूँगा। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब बच्चे जरा आप लोग ये बताइए कि 3 माइनस 2 धन 1 और यहाँ पर 3 धन 1 माइनस 2 क्या दोनों समान है या अलग अलग है। अगर जो बोल रहा है अलग अलग है तो बच्चे याद कर लो ये दोनों समान है। कैसे समान है बच्चे, जब भी कोई क्या हो, कोई संख्या क्या हो प्लस और माइनस में हो ना तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जैसे कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पर धन 1 था ही तो 1 धन 1 कितना होता है 2 होता है। वैसे ही 3 धन 1 4, और यहाँ पर माइनस 2 था ही, 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो बच्चे मैं भी इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पी एल का घात 2 धन ओ एल का घात 2 माइनस ओ ए का घात 2। इसको बस आगे पीछे कर दिया क्योंकि आगे पीछे करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर दूसरी बार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। अब मुझे पता है कि यहाँ पर पी एल का घात 2 और ओ एल का घात 2 मतलब कि पी एल का घात 2 और ओ एल का घात 2, तो एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए से समझिएगा,
यहाँ पर है L, यहाँ पर है O, यहाँ पर है P। तो मैं बोलूँगा कि इसको बोल लेते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि OP का घात 2 कर्ण का घात 2 ये बराबर होता है लंब का घात 2 धन आधार का घात 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर PL का घात 2, PL का घात 2 धन OL का घात 2 को मैं OP का घात 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर दिया, OP का घात 2 लिख दिया माइनस OA स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर एक बार मैं यहाँ पर लिखा हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? तो ये दो जगह पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। फिर अब देखिए, अब यहाँ पर OP का घात 2 माइनस OA का घात 2, तो OP का घात 2 और OA का घात 2। अब जरा ये बताइए मुझे कि ये OA क्या है? सब बोलेंगे सर OA तो एक त्रिज्या है। तो मैं बोलूँगा बच्चे OT क्या है? तो बोलोगे सर OT भी तो त्रिज्या है। तो मैं बोलूँगा कि OP का घात 2 है माइनस OA को तुम लिख दो OT का घात 2। सर क्यों लिखे सर? क्योंकि जैसे ही मैं इसको OA को OT लिख दूंगा तो एक समकोण त्रिभुज और बन जाएगा। ठीक है, तो OA क्या है? त्रिज्या है। OT क्या है? त्रिज्या है। तो बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे OA बराबर OT त्रिज्या है, OA बराबर OT त्रिज्या है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पर OP का घात 2, अब तीसरी बार मैं लेने जा रहा हूँ क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, मतलब कि ये त्रिभुज कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये लंब है, यहाँ पर ये लंब है। सर तो सर लंब तो दिख नहीं रहा है सर, कि लंब तो इसमें बोला नहीं था कि लंब है। बच्चे याद रखो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बच्चे? लंबवत होती है। ठीक है ना? तो देखिए, अब मैं इसमें बोलता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है बच्चे? 90 अंश के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो बोलोगे कि कर्ण का घात 2 ये बराबर होगा लंब का घात 2 और धन आधार के घात 2 के। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि OP स्क्वायर कैसे छोड़ दिया, प्लस में OT है, इधर आएगा तो माइनस में OT का घात 2 हो जाएगा बराबर PT का घात 2। तो मैं बोलूँगा कि OP का घात 2 माइनस OT का घात 2, तो OP का घात 2 माइनस OT का घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? PT का घात 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया? देखिए, बायां पक्ष लिया था इतना, आ गया दायां पक्ष। तो क्या आ गया? बराबर करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर दायां पक्ष, और ऐसे करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर सिद्ध हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बताया गया। बच्चे फिर से बता रहा हूँ ना, 3 बार आपको लेना है पाइथागोरस प्रमेय, 3 बार। पहली बार इसके लिए लोगे, इस छोटे से के लिए लोगे। दूसरी बार इस बड़े से के लिए लोगे। दूसरी बार, तीसरी बार इधर वाले के लिए लोगे। पहली बार वाले का फिगर यहाँ पर बनाया हूँ मैं, पहला बार। दूसरी बार वाले का यहाँ पर बनाया हूँ, और तीसरी बार वाले का यहाँ पर बनाया हूँ। बच्चे इसको जितना आसानी से हो सकता था मैंने उतनी आसानी से बताया है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है ना, तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप इसको फिर से समझिए, देखिए एक बार इसको फिर से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आता है, ये आपके त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में और बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, अब हम लोग उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण नंबर 20, 21 और 22 को देखिए बच्चे। अब उदाहरण नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? तो उदाहरण नंबर 20 है AB तथा CD वृत्त की 2 जीवाएं हैं। तो हमको दिख रहा है कि AB और CD वृत्त की 2 जीवाएं हैं, बिल्कुल सही है। जो बिंदु P पर वृत्त को अंतःभाग में काटती है, मतलब कि AB और CD एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यदि PA बराबर 2 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। PB बराबर 3 है, मतलब PB बराबर 3 है। PC बराबर 4 है, PC बराबर 4 है, तो PD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चे याद रखो, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई भी 2 जीवाएं वृत्त के अंतःभाग में किसी प्रतिच्छेद करती है ना, तो क्या होता है? PA गुणे PB का जो मान होता है ना, वो PC गुणे PD के मान के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है PA बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर, PC बराबर 4 सेंटीमीटर और PD बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि PA गुणे PB ये बराबर होता है PC गुणे PD के।
ठीक है, समझा गया। तो पी ए का मान है 2, पी बी का मान है 3, पी सी का मान है 4, पी डी का मान है x। तो मैं बोला कि x को यहीं पर छोड़ दो, ये 4 गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 3/2। जब 3 को 2 से भाग दोगे तो x का मान आएगा 1/5। क्या आएगा, x का मान आ गया 1/5। तो x क्या था बच्चे, पी था, तो बोलोगे कि पी डी की लंबाई x बराबर 1.5 सेंटीमीटर। और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा उत्तर आ गया। क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है ना। यही आपका क्या आ गया, प्यारा सा उत्तर आ गया। अब देखिए, अब आगे में क्या बोला जा रहा है, आगे में ये बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 को देखिए। प्रश्न क्रमांक 21 और 20 दोनों एक जैसा क्वेश्चन है ना, इसलिए दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। 21 क्या बोला जा रहा है, तो 21 बोला जा रहा है कि जीवाएं PQ और RS, जीवाएं PQ और RS वृत्त के बाहर, अब पहले तो ये अंदर कट कर रही थी, एक दूसरे को अंदर प्रतिच्छेद कर रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है, ये वृत्त के बाहर काट रही है। तो इसमें भी जैसे कि देखिए ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रश्न है, ये फिर से क्या है बच्चे कि या यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु P है ऐसे करके, यहाँ पर एक ये वृत्त है, मतलब कि एक जीवा है, ये इसका नाम दे दिया मैं AB, इसका नाम दे दिया मैं CD। अब क्या क्या कर रही है, ये अंदर में ना काट करके ये बाहर में एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर भी वही बोलेंगे जो यहाँ पर बोले थे कि PA गुणे PB की जो लंबाई होगी, मतलब कि छोटा वाला प्लस बड़ा वाला, इसकी लंबाई होगी PC छोटा वाला गुणे बड़ा वाला PD के लंबाई के बराबर होगी। यहाँ पर D है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही था, PA गुणे PB की लंबाई बराबर होगी PC गुणे PD के लंबाई के। यहाँ पर भी PA गुणे PB PC गुणे PD की लंबाई की। यहाँ पर कोई बड़ा और छोटा का वो चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर, लेकिन बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है ना। तो समझ में आया कि क्या क्या बोला जा रहा है, तो बच्चे इसको समझिएगा ना, बहुत ही आसान है। तो देखिए यही प्रश्न को बस यहाँ पर MQ ले लिया है, तो बोलोगे कि यहाँ पर काटती है, MQ 3 है, ये फालतू दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि MR और जीवा RS की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि MR का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे कितना दिया है, MR बराबर x सेंटीमीटर बोल दो। तो हम बोलेंगे कि छोटा वाला की लंबाई MQ गुणे बड़े वाले की लंबाई MP बराबर होगा छोटे वाले की लंबाई MS होगा MS गुणे बड़े वाले की लंबाई MR, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चे अब तो देखिए MQ का मान दिया है 3, MP का मान दिया है 8, MS का मान दिया है 4, MR का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3 गुणे 8 लिख दिए, 4 गुणे में था तो भाग में, यहाँ पर MR 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्या आ गया बच्चे, MR आ गया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या आ गया, MR आ गया। अब हमको चाहिए RS की लंबाई, मतलब कि RS की। तो मैं जरा ये सोचिए, जरा ये सुनिए, MS कितना है बच्चे, 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, और मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ MR अभी निकाला हूँ 6 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा बच्चे, तो बोलोगे सर ये पूरा 6 है और ये छोटा सा 4 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बोलोगे कि सर MS धन SR करने पर कितना आता है, MR आता है। मतलब कि MS में SR को जोड़ दोगे तो MR आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। MS है बच्चे 4, SR हमको निकालना है, MR कितना है 6, तो SR को यहीं पर छोड़ दो, 6 प्लस में 4 इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो SR बराबर आ गया 2। तो SR देखिए ना, SR बोल लो या RS बोल लो, दोनों तो सेम है, तो RS बराबर 2 सेंटीमीटर। और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा उत्तर। ये दूसरा उत्तर है और ये उत्तर प्रथम है, पहला है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या समझाया गया है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 22 समझते हैं, जो कि उदाहरण नंबर 22 जो है ना बच्चे, ये प्रमेय नंबर 13 पे बेस है। प्रमेय नंबर 13 जो था ना, उसी प्रमेय नंबर 13 का क्या है, ये उदाहरण समझ लो कि प्रमेय नंबर 13 को समझे, अब उसके बाद इसका उदाहरण देख लो ऐसा करके। तो देखिए उदाहरण नंबर 22 क्या है, तो उदाहरण नंबर 22 है, दी गई आकृति 99 में पी ए बराबर 4 है, ठीक है, पी ए बराबर 4 है, पी बी बराबर 9 है, पी टी की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं इतना बोलूँगा कि ये सब दिया हुआ है। मैं बोलूँगा कि हम जानते हैं कि पी ए गुणे पी बी ये बराबर होगा पी टी का घात 2 के। तो पी ए का मान कितना है बच्चे, पी ए का मान 4 है, पी बी का मान कितना है बच्चे, 9 है, पी टी का घात 2 है, ठीक है ना। 9 चौको 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पी टी का घात 2, यहाँ पर लिख दिया पी टी, यहाँ लिख दिया 36। सर यहाँ घात छोड़ दिए, नहीं बच्चे छोड़ा नहीं हूँ घात बच्चे देखिए, जब भी वर्ग रहता है ना कहीं पर, और वो क्या होता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर वर्ग था तो ये क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्गमूल। अब 36 को से तोड़ूंगा तो 2 से भाग दूंगा तो 18 बार में, 2 से भाग दूंगा तो 9 बार में, 3 से भाग दूंगा तो 3 बार में, 3 से भाग दूंगा तो 1 बार में। तो जब मैं इसको तोड़ा तो 36 का वर्गमूल कितना आता है बच्चे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आता है, पी टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि पी टी बराबर, इसका जोड़ा बन गया ये बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये बाहर, तो 2 गुणे 3 6 सेंटीमीटर। तो पी टी की लंबाई क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई, और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा उत्तर आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी कि कैसे बताया गया है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब हम लोग प्रश्नावली पे आ गए हैं, प्रश्नावली 5। इसका हम लोग अब महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, तो पहला प्रश्न क्या है बच्चे, पहला प्रश्न बोला जा रहा है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ना, यहाँ पर बना रहा हूँ, एक वृत्त है, एक बिंदु P है जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है बच्चे, स्थित है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि यहाँ पर एक बना देता हूँ मैं स्पर्श रेखा ऐसे करके, वृत्त पर स्पर्श, इसका नाम देता हूँ मैं पीटी, नाम दे देता हूँ पीटी। इसकी लंबाई कितनी है बच्चे, 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि अगर ये वृत्त का केंद्र है तो हमको ओ टी निकालना है, ये ओ टी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। तो पहले तो हम लोग तो ये बोलेंगे कि दिया है, पहले तो लिखते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श रेखा PT बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एवं OP बराबर 10 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि OT त्रिज्या OT बराबर क्वेश्चन मार्क हम लोग को ये ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, इसको हल करते हैं कि क्या कितना आएगा OT। तो मैं बोलूँगा कि चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि ना वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर ये लिखोगे ना, स्पर्श बिंदु पर कहाँ गया, ये वाले लाइन को लिखोगे, स्पर्श बिंदु पर, अरे बहुत पीछे है ना, ये है, यहाँ पे बोलोगे कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बोलोगे हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब
होती है, लंब होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल दिया कि लंब होती है ऐसा करके, ठीक है। लंब होती है, लंब होती है, इसीलिए समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज OTP में, OTP, OTP में, OTP में क्या क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा कि देखो ना, ये ना बच्चे समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, कर्ण हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कर्ण का घात 2 बराबर होगा बच्चे लंब, लंब मतलब OT का घात 2 धन आधार, आधार बच्चे मतलब कि PT का घात 2। तो मैं बोलूँगा कि OP कितना है बच्चे, 10 है, तो 10 का घात 2 बराबर OT का घात 2 धन PT कितना है बच्चे, PT है 8 है, 8 का घात 2, 10 का घात 2 बच्चे 100 होता है, 20 नहीं, 10 का घात 2 है, मतलब कि 10 को मुझे 2 बार लिखना है, 10 को मुझे 2 बार लिखना है, और 10 गुणे 10 100 होता है, और 8 का घात 2 है, मतलब कि 8 को मुझे 2 बार लिखना है, और 8 गुणे 8 64 होता है, ठीक है। तो OT का घात 2 धन 64। तो मैं देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ, अब समझिए ना बच्चों, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूँगा कि 100 को मैं 100 लिख दिया, प्लस 64 है, इधर आएगा तो माइनस 64 बराबर OT का घात 2। 100 में से 64 जाएगा तो बच्चे 36 आएगा, 36 बराबर OT का घात 2। तो OT को OT लिख दूंगा, 36 को 36, यहाँ पर वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। और अभी बताया था 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, 6 सेंटीमीटर होता है, जब मैं उदाहरण क्रमांक 22वां बता रहा था तब। तो OT बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा उत्तर आ गया। तो देखिए हल यहाँ से चालू हुआ है, हल यहाँ से चालू हुआ है, पहले चित्र को बनाओगे, फिर दिया है ज्ञात करना है, फिर इसको लिखोगे और फिर इसको लिखोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न दूसरा जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हल करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लंबा प्रश्न है, तो इस प्रश्न के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो देखिए ना, तो हाँ, तो इस प्रश्न थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, समझिएगा क्या प्रश्न है इसमें। तो इसमें मैं बोलूँगा कि हल, इसमें मैं बोलूँगा कि दी गई आकृति में POQ 100 है, POQ ये 100 है, AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, PAO का मान ज्ञात करना है। तो मैं बोलूँगा कि दिया है, क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, फिर कोण POQ बराबर 100 अंश है, तथा AP बराबर AQ है, AP बराबर AQ है। सर ये तो दिया नहीं है AP बराबर AQ, बच्चे याद रखो, प्रमेय नंबर 11 जो बोलता है ना, प्रमेय नंबर 11 बोलता है, हाँ प्रमेय नंबर 11 ही है, जो प्रमेय नंबर 11 बोलता है कि नहीं, प्रमेय नंबर 12 बोलता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पर वही लिखोगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, बराबर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब बोलोगे कि कोण 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 कोण, इसको बोलो समीकरण 1, और बोलोगे कि कोण OPA बराबर होगा कोण OQA बराबर 90 अंश। सर ये कहाँ से बोले, तो यहाँ पर यही वाला लाइन लिखोगे कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या कॉमा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसको बोल दोगे समीकरण 2। सर क्यों करवाए समीकरण 1 और 2, तो बता रहा हूँ बच्चे क्यों करवाया हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञात करना है बच्चे PAO ज्ञात करना है, PAO ये वाला कोण ज्ञात करना है कि ये कोण कितना होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बच्चे, मैं पहले ही बता रहा हूँ लंबा क्वेश्चन है। तो बोलोगे कि देखिए ना, हमारे पास क्या है बच्चे, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज है ना, तो इन दो त्रिभुजों को देखो, अब इन दो त्रिभुज को देखो। तो मैं बोलूँगा कि त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OQA में देखिए बच्चे, पहला तो मैं कि क्यों कर रहा हूँ इतना, तो मुझे पता है बच्चे, देखिए ना, ये मुझे पता है कि ये 90 अंश है, ठीक है, मुझे ये वाला मान निकालना है, और मुझे ये मान बिल्कुल नहीं पता है, मुझे ये पूरा मान दिया है कि ये 100 है,
ये पूरा मान दिया है 100 है, लेकिन मुझे ये मान नहीं पता है। अगर मुझे ये मान पता चल जाएगा ना, तो मैं बोलूँगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और मैं क्या क्या करूँगा, निकाल लूँगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इस मान को ज्ञात करने के लिए इतना तामझाम करना पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर रहा हूँ। सर्वांगसम सिद्ध करने से ये हो जाएगा, मैं ये बोल पाऊंगा कि ना ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। पहले मैं सर्वांगसम सिद्ध करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि ना ओ पी ए त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ क्यू ए में, तो ओ पी ए और ओ क्यू में क्या क्या बराबर है। तो मैं बोलूँगा कि ना इस त्रिभुज में, इस ऊपर त्रिभुज में ना ओ पी इस त्रिभुज के ओ क्यू के बराबर है, क्योंकि ये क्या है बच्चे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, इसलिए क्या क्या है, बराबर है। दूसरा बोलूंगा मैं कि ए पी बराबर है ए क्यू के, ए पी बराबर है ए क्यू के, ए पी बराबर है ए क्यू के, ए पी बराबर है ए क्यू के। कहाँ से सर, क्यों, कैसे? ये दोनों क्या हैं बच्चे, स्पर्श रेखाएं हैं, और समीकरण 1 में हम लोग उसको पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। दूसरा बोलूँगा कि सर कि कोण ओ पी ए बराबर है कोण ओ क्यू ए बराबर 90 अंश, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। दोनों क्या है बच्चे, बराबर हैं, 90 अंश है। तो अब देखिए बच्चे, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब क्या हो गया, अब तीन चीज़ें तो बराबर हो गई, बराबर हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रखूँगा, इसको उठा करके इसके ऊपर रखूँगा, तो ये वाला भुजा इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला भुजा इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला भुजा इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे जब इसके ऊपर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला छोटा सा कोण इस वाले छोटे कोण के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो मैं बोल दूं कि जब ये बराबर हो गए हैं तीनों, तो मैं बोलूँगा कि इसलिए त्रिभुज ओ पी ए बराबर होगा त्रिभुज ओ क्यू ए के। कौन सा रूल लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर रूल लगा है बच्चे, देखिए या यहाँ पर ना एक और रूल लगा सकते थे कि ना ओ ए के बराबर है, ओ ए के बराबर है। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ओ ए को ओ ए के बराबर रखिए आप, यहाँ पर ए पी को मत रखिए। यहाँ पर ए पी वाला जो है ना, ए पी और ए क्यू वाला है, इसको हटा दीजिए। क्या करिए, इसको हटा दीजिए, और बोल दीजिए यहाँ पर कि ओ ए के बराबर है। तो ओ ए के बराबर है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर ये लिखूंगा उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखूंगा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। ओ ए बराबर, ओ ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ओ ए इस त्रिभुज में भी आ रहा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक समकोण के बारे में बताया, एक कर्ण के बारे में बताया, और एक भुजा के बारे में बताया। तो मैं बोल सकता हूँ समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता से। समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और अब सर्वांगसम हो गए हैं, तो इस वाले त्रिभुज में उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण ए ओ क्यू के। ठीक है, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और बराबर हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज के, सर्वांगसम समता नहीं बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से ये क्या हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो जरा ये अब आगे समझिए। तो आगे में मैं ये बोल सकता हूँ, ना कि ये वाला देखिए कि ये कोण ए ओ पी, इसलिए यहाँ पर लिखोगे। फिर अब आगे बोलूँगा कि कोण ए ओ पी धन कोण ए ओ क्यू बराबर, देखिए ना, कोण ए ओ पी ये छोटा सा कोण,
और AOQ ये छोटा सा कोण, ये छोटा सा और ये छोटा सा मिला करके पूरा बड़ा सा कोण बन गया है। तो ये छोटा सा कोण मिलकर क्या हो गया, कोण POQ बन जाएगा, POQ। और POQ क्या है बच्चे, 100 अंश दिया हुआ है। कोण AOP को मैं AOP और AOQ को भी क्या लिख दिया, कोण AOP ही लिख दिया, ठीक है। या यहाँ पर इतना लिखने के बाद मैं बोलूँगा कि कोण AOP क्या हो गया, 2 कोण AOP हो गया, 100 अंश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण AOP ये 2 गुणे में था, तो इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में आएगा तो 100 को 2 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 50 अंश। तो कोण AOP कितना आ गया, 50 अंश आ गया। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैं बोलूँगा कि अब मुझे क्या है, इस त्रिभुज के इस कोण के बारे में पता चल गया और इस कोण के बारे में पता चल गया, कितना है ये, 50 अंश है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बोलूँगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है ना बच्चे। हम जहाँ जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और जब 180 अंश होता, बोलूँगा कि कोण AOP धन कोण OPA धन कोण OPA धन कोण PAO धन कोण PAO बराबर 180 अंश। देखिए, एक बार O बीच में आया, एक बार P बीच में आया, एक बार A बीच में आया, तीनों का मैंने नाम ले लिया। AOP अब अभी निकाले हैं, ये कितना है, 50 अंश है, तो इसको लिख दूंगा मैं 50। OPA देखिए, OPA कितना बचे, 90 अंश है, धन कोण PAO बराबर 180 अंश। देखिए 90 और 50 होता है बच्चे 140, धन कोण PAO बराबर 180 अंश, 180 अंश। तो कोण PAO बराबर 180 घटाओ 140 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 140, ठीक है। तो कोण PAO बराबर 40 अंश, और यही क्या आ जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लंबा प्रश्न है, तो आप लोग को इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा बनाने में, लेकिन प्रैक्टिस पहले करेंगे तब। बिना प्रैक्टिस करे तो आपसे बनने से रहा ये, तो प्रैक्टिस करिए तो आपसे बन जाएगा। चलिए, ये इतना होने के बाद अब हम लोग प्रश्न तीसरा पे मूव करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, अब प्रश्न तीसरा क्या बोला जा रहा है, तो प्रश्न तीसरा में है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है। सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दे दिए O। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, तो किसी वृत्त का ये क्या है, एक व्यास है, सिरों पर ये क्या है, सिरा है, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये क्या है, खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये यहाँ से भी खींच दो स्पर्श रेखाएं, समानांतर होती है, मतलब कि अगर इसका नाम मैं दे दिया AB और इसका नाम मैं दे दिया CD और इसको नाम मैं दे दिया PQ, मतलब कि बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि देखिए ना, इसका हल करता हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा कि तीसरा हल, मैं बोलूँगा कि इसको पेन से बना दूँ, तो मैं बोलूँगा कि क्या दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, PQ वृत्त का व्यास है तथा इसके सिरे बिंदु P तथा Q से दो स्पर्श रेखाएं AB, दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः AB तथा CD खींची गई है,
ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। ये तो दिया है ना बच्चे, जो जो दिया था उसको लिखा हूँ। अब बच्चे क्या इसमें बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है कि समानांतर होगी। तो मैं लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर होगा सी डी के। ठीक है, तो इसमें कोई रचना नहीं करते हैं, बिना रचना के ही ये बन जाएगा। तो सिद्ध करना है, फिर लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे बच्चे? उपपत्ति में ना हम लोग बोलेंगे जरा इसको समझिए। उपपत्ति में ये बोलेंगे ना कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ना मुझे पता है कि ना स्पर्श बिंदु से, चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बोला ये जा रहा है कि कि हम जानते हैं ना कि स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है बच्चे? लंब होती है। तो इसीलिए कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण सी क्यू ओ बराबर 90 अंश। ठीक है ना। तो बोलोगे कि चूंकि कोण ए पी ओ धन कोण सी क्यू ओ बराबर 90 धन 90, ये कितना हो गया? 180 अंश हो गया। इसलिए ए बी समानांतर होगा सी डी के। और यही क्या हो गया? सिद्ध हुआ। सर ये कैसे सर 180 अंश हो गया, तो ये एक सिद्ध कैसे हो गया? तो बच्चे देखिए, पहले तो एक नियम समझिए। क्या समझिए? एक नियम समझिए। एक प्रमेय है, एक क्या है, प्रमेय तो नहीं है, मतलब कि हाँ बोल सकते हो कि प्रमेय ही है वो। प्रमेय है, यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ तक में, हाँ यहाँ तक में देखिएगा, यहाँ तक में दिख जाएगा। तो बोलोगे ना कि ना मान लीजिए कि ना अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है ना, उनको एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा इस प्रकार काटे कि उनके एक ही तरफ के कोण का योग 180 अंश हो, उनके एक ही तरफ के कोण का योग 180 अंश हो, या संपूरक हो। 180 अंश को क्या बोलते हैं? संपूरक भी बोलेंगे ना। अगर एक ही तरफ के कोण का योग संपूरक या 180 अंश हो, तो ये रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। बच्चे ये क्या है? प्रमेय है। आप लोगों को प्रमेय शो भी हो रहा होगा, ऊपर दिख भी रहा होगा। आप इस प्रमेय को यहाँ पर लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद आप इतना लिखिएगा, आपका कोई कभी गलत नहीं करेगा। वैसे ही देखिए, अगर ये दो रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा कुछ इस प्रकार काट रही है, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा कुछ इस प्रकार काट रही है कि इनके एक ही तरफ के कोण का योग 180 अंश है या संपूरक है, तो ये रेखाएं क्या होती है बच्चे? समानांतर होती है। इसी चीज़ को यहाँ पर सोचो, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही तरफ के कोण का योग 180 अंश हो या संपूरक हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। तो यही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, 180 अंश आ गया था ना इसको जोड़ने पर। तो बच्चे यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया प्रश्न क्रमांक तीसरा। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक चौथा पे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अब प्रश्न चौथा क्या बोला जा रहा है। तो प्रश्न चौथा है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न मैं बता चुका हूँ, मतलब समझाया हूँ, इससे जो रिलेटेड प्रश्न था। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है। एक वृत्त जो है वो क्या कर रही है? चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श कर रही है। देखिए ये एक वृत्त है और ये क्या है? एक चतुर्भुज है। समझिएगा ना बच्चे थोड़ा सा।
चतुर्भुज को आप लोग अच्छे से बनाइएगा ताकि आप लोग को दिखे। मुझे लगा कि आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डार्क कर दे रहा हूँ। तो क्या क्या कर रहा है बच्चे, एक वृत्त जो है ना वो चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जहाँ स्पर्श कर रहा है उस बिंदु का नाम दे दो कि ये स्पर्श कर रहा है पी पर, इधर कर रहा है क्यू पर, इधर कर रहा है आर पर, इधर कर रहा है एस पर, स्पर्श कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि ए बी धन सी डी, ए बी धन सी डी ये बराबर होता है बी सी धन ए डी के। इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी को क्रमशः बिंदु P, Q, R, S पर स्पर्श करती है। ये करती लिखा है ना, करती है, करती है। दूसरा अब दिया है के बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी धन सी डी ये बराबर होगा बी सी धन डी ए के। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या होगा बच्चे, उपपत्ति में ये होगा ना कि हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज के बाह्य बिंदु से, सॉरी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। जरा ये बताइए, जरा इसको देखिए और बताइए कि क्या ए पी और ए एस की लंबाई बराबर होगी। तो बोलोगे हाँ सर बराबर होगी। क्योंकि ये क्या हो रहा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो बोलोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, बराबर होती है ना। तो बस इसीलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए पी बराबर होगा ए एस के। ठीक है, दूसरा क्या क्या बोलूँगा, बी पी बराबर होगा बी क्यू के। तीसरा क्या बोलूँगा, तीसरा बोलूँगा यहाँ पर डी आर बराबर होगा डी एस के। सर डी एस बराबर एस डी आर नहीं लिख सकते क्या बच्चे, कभी मत लिखना, बताऊंगा क्यों, क्योंकि बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। डी आर बराबर होगा डी एस के, और फिर बोलोगे डी आर बराबर हो गया डी एस के, फिर बोलोगे सी आर बराबर हो गया सी क्यू के। ठीक है, बराबर हो गया। इसको बोल दिया मैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ूंगा तो मतलब कि बायां पक्ष जुड़ेगा, दायां पक्ष जुड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि ए पी धन बी पी धन डी आर धन सी आर बराबर होगा ए एस धन बी क्यू धन डी एस धन सी क्यू। तो देखिए ए पी धन बी पी, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ए पी धन बी पी, ए पी और बी पी को जोड़ूंगा तो ए बी आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर मैं क्या लिख दूंगा, इन दोनों को जोड़ने पर लिख दिया मैं ए बी धन डी आर और सी आर, को जोड़ने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख दिया, बराबर ए एस धन एस डी। ये लिखिए ए एस धन एस डी, इन दोनों को ए एस धन एस डी, एस डी बोलो या डी एस बोलो, दोनों सेम है। ए एस धन एस डी कितना आ गया बच्चे, ये आ गया ए डी धन यहाँ पर बी क्यू
और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ने पे कितना आ गया बच्चे, ये आ गया ए डी है तो ये आ गया बी सी, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर बोल सकते हो जैसा दिया हुआ है ए बी धन सी डी, ए बी धन सी डी ये बराबर होगा, पहले बी सी लिख लो धन ए डी के, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, कि कैसे बनाया गया है। अब देखिए बच्चे, अब ना अगर आप क्या करते, अगर आप क्या करते या यहाँ पर लिखते डी एस, अगर आप ऐसा लिखते, यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर आप लिखते डी एस लिखते और यहाँ पर लिखते डी आर, तो ये होता क्या, यहाँ पर आता है डी एस और यहाँ पर आता सी आर, तो डी एस और सी आर, डी एस और सी आर, डी एस और सी आर कभी ऐड होकर के सी डी बनता नहीं बनता। तो इसीलिए मैं क्या लिखा था, पहले मैं देख करके लिखा कि अगर मैं ए पी लिख रहा हूँ इधर तो बी पी भी लिखूँगा इधर ही, ठीक है। अगर मैं डी आर लिख रहा हूँ इधर तो सी आर भी लिखूँगा मैं इधर ही, तब ये बन के सी डी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। तो अब इसके बाद जो प्रश्न 5 है और जो 6 है ना, वो क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि किसी भी आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या आने वाले वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा किसी भी तरीके से, तो इसलिए मैं 5 प्रश्न बता नहीं रहा हूँ। तो यहीं तक आज का वीडियो होता है। तो यहाँ पर होता है हमारा अध्याय 12 का प्रश्नावली 1 2 3 4 5 के पाँचों वीडियो ख़त्म होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।